नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज रायसीना हिल से जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन, दूसरी तरफ इंडिया गेट, तो मेरे पीछे यहां पर पुरानी संसद और ये नया संसद भवन जिसके उद्घाटन को लेकर जबरदस्त बवाल पूरे देश में सियासी तौर पर छिड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मुद्दा जो बढ़ चढ़कर इस वक्त सियासी गलियारों में चल रहा है वो है कि चुनाव में 1 साल बाकी है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी कहती है 9 साल 9 कमाल और कांग्रेस पूछ रही है 9 सवाल। लेकिन इस 9 कमाल और 9 सवाल के बीच में सच क्या है? तमाम मुद्दों पर जो सरकार का दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। राधिका खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता, पक्ष रखने के लिए यहाँ नेता जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। हम लोग पंच तत्व की बात करते हैं ना, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, अग्नि। और अपने संस्कारों में ये सोच है कि जब ये 5 तत्व आप अंतिम विदाई करेंगे तो उसी में समा जाना है। इसकी शास्त्रीय व्याख्या भी है, सृजनात्मक व्याख्या भी है। कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। 9 साल 9 सवाल का जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, जो रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। ये मानकर चलिए कि ये एक रिपोर्ट कार्ड है और इसमें हर एक सवाल के लिए जो बैकग्राउंड जानकारी जरूरत है उसमें दिया गया है। क्यों ये सवाल पूछा गया है, किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है और देश को क्या भुगतना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार ने 9 साल पूरा किया, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ये पहला रिकॉर्ड है। और हमारी सरकार उत्तरदायी मानती है खुद को कि मतदाताओं को और लोगों को देश के जवाब दे कि हमने क्या करके दिखाया। तो शांति लाई, स्थिरता लाई, समृद्धि लाई, मूलभूत संरचना का विकास हुआ, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवेज, एवरीथिंग। और साथ में कानून व्यवस्था सुधर गई, दंगे फसाद बंद हुए और एक डिजिटल रेवोल्यूशन हुई। जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले ये, किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। ये स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। आप कह रहे हैं 9 कमाल सुधांशु जी, लेकिन सांसद जी बताइए, वो तो 9 सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर घेर रही है आपकी सरकार को। उनका कहना है कि आपने इन 9 सालों में देश में तमाम मूल्यों को भी जमींदोज कर दिया है, संवैधानिक मूल्यों को, और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस पर भी आपकी रेटिंग खराब है। 9 साल पहले हम दुनिया की 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और किसको क्या मिला आप ये समझिए, 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 12 करोड़ लोगों को घर के अंदर नल से जल मिला, 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के द्वारा गैस मिली, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के द्वारा हेल्थ कवर मिला, जिसमें 23 करोड़ लोग अपने कार्ड इशू करवा चुके हैं और 4.5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। और इतना ही नहीं हुआ, 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन, यानी डबल डोज के हिसाब से माने तो वो जनता को मिली। और इतना ही नहीं मिला, सिर्फ इतना ही नहीं मिला, इस देश को वो स्थिति भी मिली कि जब कहा जाता था
उत्तर से दक्षिण तक जाइए तो कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके और आतंकवादी घटना नहीं होती थी। चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, फैजाबाद हो, बनारस हो, गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, नागपुर हो, पुणे हो, और वो सब समाप्त हो गया। तब कहा जाता था, ऐसे ही जब हम लोग खड़े रहते थे ना कहीं, तो लिखा रहता छूना नहीं धमाका हो सकता है, टिफिन हो तो उसको छूना नहीं धमाका हो सकता है। वो सब परिस्थितियां बदल गई और इसी के साथ एक और परिवर्तन आया। ये नया संसद भवन आप बनते हुए देख रहे हैं, ये भारत की नई उभरती शक्ति का प्रतीक। और इतना ही नहीं बना, इसी के साथ साथ महाकाल का कॉरिडोर देखिए, करतारपुर साहब देखिए, बुद्धिस्ट सर्किट देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का बदलता स्वरूप देखिए, और उन सब के ऊपर भव्य राम मंदिर का उभरता हुआ स्वरूप। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन 9 साल में हमने वो काम करके दिखाया है कि गरीब के हाथ में पहुंचाने से, शक्ति पहुंचाने से लेकर स्वाभिमान को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, जिसे हम कह सकते हैं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। और हमने कुछ छीना भी है लोगों से, बताएं क्या छीना है? बता रहा हूं क्या छीना है। इस संक्षिप्त देश में 4 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे थे जो केवल कागज पे राशन कार्ड में थे, वो लोग थे ही नहीं, छीन लिया हमने। इस देश में 2 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको गैस कनेक्शन मिल रहा था, सिर्फ कागज पे थे। जब से जैम टेक्नोलॉजी आई, छीन लिया, और उससे जानते देश का कितना पैसा बचा? 2 लाख करोड़ रुपया जो जा रहा था बिचौलियों के हाथ में, तो हमने सबको पहुंचाया, जो लीकेज थी उसको रोका, और राष्ट्र के गौरव को आसमान तक। आसमान के गौरव पे हिंदुस्तान को लेकर गए हैं आप लोग। 9 सवाल का पन्ना लिए घूम रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ, आपने सुन ही लिया सब कुछ, जवाब दीजिए। मोदी जी आने वाले हैं अच्छे दिन, मोदी जी को लाने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जो मोदी जी को आप लेकर आए हैं, तो मोदी जी ने देश की जनता के लिए क्या लेकर आए वो मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बुरी हालत है, ना नौकरी रोजगार। 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा किया था, 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार कहाँ है किसी को नहीं पता। कृषि कानून लेकर आए, 3 ऐसे कृषि कानून कि हमारा अन्नदाता 1.5 साल तक बैठा रहा जी, और आप लोगों ने सूत नहीं ली। बदले में क्या कहा? वो कहता था हमें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका दीजिए। आपने इतनी बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। कृषि कानूनों के साथ आपने क्या किया किसानों के ऊपर आप भी जानते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इतना कि धन्ना सेठ हो गए मालामाल और देश की जनता की जेबें हो गई कंगाल। फिर आते हैं चीन पर, लाल आंख दिखाने का वादा हुआ था, झूले झूल रहे थे, ढोकला खा रहे थे। सच्चाई ये है, चीन आज भी हमारी धरती को कब्जा करके बैठा है और आए दिन कुछ ना कुछ होता है। और फिर मोदी जी कहते हैं ना कोई आया था ना कोई गया था, और फिर आके आप ही की सरकार आके बताती है कि जी नहीं, इतना एरिया में वो आए थे और इतने लोग, इतने सैनिकों के साथ क्लैश हुआ। तो कुछ बोलते हैं और होता कुछ है। तीसरी फिर बात आती है सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव ने आप लोगों ने क्या किया? भाई को भाई से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, और उसका जवाब को मिलना शुरू हो गया है कर्नाटक में। किस तरीके से आप लड़ाने का काम कर रहे थे और कैसे पूरे कर्नाटक ने एक होके आप लोगों को जवाब दिया। फिर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, महिलाएं हो गई, दलित, SC ST, महिलाओं से शुरू करते हैं। 3.5 किलोमीटर यहीं से रास्ता जाता है, चलिए आप और मैं साथ होके आते हैं। बात करिए उन रेसलर बेटियों से जो देश के लिए इतने मेडल लेकर आई थी। ना आप बात करेंगे ना मोदी जी बात करेंगे। वही मोदी जी जो कहते थे ओहो हो आप तो मेरा परिवार है। याद है ना आप लोगों ने वो वीडियो, आपने भी ट्वीट किया होगा कि आप तो मेरा परिवार है, मैं आपके परिवार से आके बात करूंगा, आप कभी भी मेरे पास आ सकती है। अब क्या हुआ? परिवार को छोड़ दिया। ठीक है, छोटा सा जवाब, संक्षिप्त। ये 9 पॉइंट हमने रिपोर्ट में भी दिखा दिए। अरे सुन तो लीजिए, जिससे नया निकाल के बोलिए। हाँ। फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं, आपने सिर्फ विपक्ष से बदला लेने के लिए ED CBI सब लगा दी। बताइए कितना पैसा आज तक ED ने पकड़ा? इतने सारे केसेस हुए, कितने लोग जेल गए? बार बार ये बोल देना जहां आपकी सरकार नहीं बन रही, जहां आपकी दाल नहीं गल रही, लोगों को लड़ाने का काम नहीं हो रहा, तो विपक्ष के ऊपर आपने पैसा पकड़ा, अभी लिख के रखिएगा। जल कल्याण योजनाएं, मनरेगा का बजट आपने कम कर दिया। क्यों भाई? जल कल्याण करते हैं तो सोचना चाहिए ना, पर आप नहीं सोचेंगे। गरीब आदिवासियों के साथ आप क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं। तो बार बार ये बोल देना कि एक, और सबसे पहली बात कोरोना काल में ये बनाया गया था ना, जब कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा था, जब हम हर इंसान के घर में किसी ना किसी की मौत हुई, तब आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जब हमारे घर में कोई कैंसर या कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा होता है और आसपास अगर हम कोई और घर बना रहे होते हैं, तो हम उस घर का बजट रोक के घर के बीमार आदमी का इलाज कराते हैं कि आलीशान महल बनाते हैं? चलिए तीनों पर जवाब दीजिए। एक तो आपने इतने जो छोड़ रखे हैं ED CBI, कितना पैसा पकड़ा? दूसरा, जंतर मंतर आपको कह रही है चलने को। तीसरा,
नया संसद भवन। आ, कोविड के वक्त क्या आपने देश का मैं पैसा बर्बाद रिवर्स में किया? पहले बता देता हूं, जिन्होंने बनाने की बात कही, कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य थे वो थे दिल्ली, मुंबई और केरल। इनको लग रहा है संसद भवन बनने में तो इनको समस्या लग रही थी, मगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार मुंबई में नया विधायक निवास बनवा रही थी 2021 में। पूछिए, उसी के दौरान आलीशान रहने का मकान विधायकों के लिए बनना तो ठीक था, मगर जो व्यवस्था के तहत पहले काम चल रहा था वह संसद का बनना इनके लिए समस्याजनक था। अब इन्होंने कहा ईडी सीबीआई की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं 1,40,000 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों के ऊपर जब्ती की है, 20,000 से करोड़ के तो कॉन्फिस्केट कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, चलिए इनको आपत्ति है तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये जितनी पार्टियां हम पे आरोप लगाती, इनका कोई एक नेता बताइए इस पे 2014 से पहले कचहरी और एजेंसी के चक्कर न काटता हूं भ्रष्टाचार के आरोप में। मतलब हद होती है किसी बात को कहने की। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, मतलब हम लोग युवावस्था में जेल चले गए थे और उस समय उनकी खुद की पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी, और पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद की। बताइए, मुलायम सिंह जी के ऊपर केस हमारे जमाने का है, मायावती जी के ऊपर केस हमारे जमाने का है, डीएमके वालों पे केस हमारे जमाने का है, जितने भी लोग थे उनके ऊपर केस। और कांग्रेस का तो खैर छोड़ दिए, 2G CWG फलाना दिमाग का, ये सब तो मतलब बोफोर्स से लेके अब तक सारे के सारे अपनी फितरत तो ये है। और उसके बाद ये जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए देश की जनता इस मामले में बहुत समझदार है। और दूसरी बात, अब आपने कहा कि वहां चलिए, तो मैं कहना चाहता हूं अगर आपके मन में वहां के लिए तो जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, जो जांच की रिपोर्ट में आएगा कड़ी कार्रवाई होगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, केरल स्टोरी पे जो केरल की बच्चियों के साथ हुआ, जिसकी जांच हो चुकी है, एसटीएफ के द्वारा हाई कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, और पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चंडी बोल चुके हैं, मगर उसके बाद नहीं बोलना वो तो फॉल्स है। मतलब अपनी सरकार की जांच को झुठला देना, वहां पे ना महिला से हमदर्दी ना किसी से हमदर्दी। और कश्मीर, वहां से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, जिस जमाने में एक दो से नहीं कह दिया गया था छोड़ के चले जाओ और अपने घर की बेटियों को छोड़ जाओ, गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके काट दिया गया था, और उसके बाद उन लोगों को बुला के संसद भवन में जलवाए जलाल से बुलाया जाता था। तो इसलिए सबको पता है हमने तो क्या किया है। राधिका जी एक जवाब, उसके बाद भाटी जवाब। 40 लाख लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना से चल के, 900 करोड़ आपने यहाँ खर्च कर आंकड़ा आया, बोलिए आपकी सरकार से चेक कर लीजिए। 40 लाख मैं झूठे आंकड़े नहीं देती हूँ, आप अपने राज्य का दे दीजिए, अभी दे देती हूँ। 40 लाख लोगों की पूरे देश में मौत हुई है। कहाँ से हवा में कुछ भी बोल देंगे? मैं आपके बीच में बोली जो आप हवा में आंकड़े बोल रहे थे। 40 लाख सुधांशु जी, आप मेरे साथ बहुत सालों से डिबेट कर रहे हैं, मैं आज तक भी हवा में नहीं देती आंकड़े, हो सकता है आप देते हो। मैं जो बात करती हूँ बहुत जिम्मेदारी से करती हूँ। 40 लाख लोगों की मौतें हुई, 900 करोड़ आपके पास थे ये इमारत खड़ी करने के लिए, संसद भवन के लिए। 40 लाख लोगों को मुआवजा देने के लिए, जिनको अपना परिवार नष्ट हो गए, आपने 1 रुपया भी देने से मना कर दिया। क्यों? जब इतना सोचते हैं आप देश की जनता के लिए, थोड़े दिन रुकवा देते, 1 साल और बाद बन जाता संसद भवन, क्या हो जाता? दे देते मुआवजा जिन लोगों के परिवार लुट गए, नहीं दिया। और मैं फिर बोल रही हूँ, जो बात आपने कही कि जांच चल रही है, वो जो बलात्कारी है वो खुद कहता है, मोदी जी कहेंगे, नड्डा साहब कहेंगे, शाह साहब कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। करे ना मन की बात, क्यों नहीं बोलते मोदी जी उस लड़की के लिए जो उनका परिवार है, अपने परिवार की बेटी को छोड़ दिया ऐसे ही? क्यों नहीं बोलते उस आदमी को कि जब तक जांच चल रही है आप इस्तीफा दीजिए? मैं फिर आपको चैलेंज करती हूँ, चलिए मेरे साथ यही शब्द जाके वहां पे बैठी हमारी रेसलर्स को अपने आप अपने शब्दों से वहां सामने खड़े होके बोल दीजिए। हम आपके बाद, आज के बाद मैं वादा करती हूँ, मैं कभी आपको ये बात नहीं बोलूंगी, ना ये मुद्दा उठाऊंगी। आप साथ चलिए, अंजना जी भी चलेंगी, इनका कैमरा क्रू भी चलेगा। ये शब्द जाके आप उन रेसलर्स को बोल दीजिए, जांच चल रही है, हम पे विश्वास रखिए। अरे यही बोल दीजिए, आश्वासन दे दीजिए। पर नहीं, वो बेटियां आपकी थोड़ी है, वो तो सिर्फ जब वो मेडल जीत के आती है, मोदी जी को फोटो खींचनी है, यहाँ पे इवेंट करना है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो इवेंट मंत्री है। मैंने तो कहा हम तो जांच का इंतजार कर रहे हैं। तो बोलिए ना जाके, बेटियों को बोला, बच्चियों के साथ क्या क्या करके उनको फिदाइन बना के मार दिया गया, उस पर कुछ चले फिर। और कश्मीरी कुछ नहीं बोलेंगी। कश्मीरी पंडित पे भी अब एक और बात सुनिए, ये 40 लाख का आंकड़ा कहां से आया भाई? 40 लाख का आंकड़ा कहां से आया? अरे भाई 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों आपकी सरकार? नहीं, उसमें वापस आइए। 40 लाख का आंकड़ा कहां से आया? हवा में कोई क्यों है कुछ भी बोल सरकार? देगा। और मैं बताता हूं, क्यों सर सॉफ्ट है आपकी एक सरकार? मिनट, पूरी बात टेक्निकल बात करिए। कोई भी व्यक्ति किसी रोग से मृत्यु होती है तो अस्पताल उसको सर्टिफाइड करता है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोविड था वो थे दिल्ली, मुंबई और केरल। तीनों जगह हमारी सरकार नहीं थी। दिखाइए, आपसे कहता हूं, 4 लाख का सर्टिफिकेट दिखाइए। हवा में कुछ भी बोल देना आके, चुनौती से कहता हूं, दिखाइए सर्टिफिकेट अपनी राज्य सरकारों के।
अभी दिखा रही हूँ आके टोटल। कुछ भी बोलना। 40 लाख तो मतलब हर चीज 40 लाख आप अखबार भाई में पढ़ते डेथ होगी तो सर्टिफिकेट होगा ना कि कोरोना से डेथ हुई है, और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम लोगों ने पूछा था कि ऑक्सीजन से कितनों की मृत्यु हुई, सारी राज्य सरकारों ने लिख के दिया, एक की भी मृत्यु नहीं हुई। वहां लिख के ये देते हैं और संसद में आके हल्ला मचाते हैं। राज्य सरकारों ने लिख कर दिया था कि नई मौत हुई है, अब उसका क्या किया जाए? सरकारों ने लिख के दे दिया मौत उन्होंने नहीं हुई। ऑक्सीजन जिन की उत्तर कमी से मौत प्रदेश नहीं, मैंने वही बोला। ऑक्सीजन की उत्तर कमी मैंने प्रदेश वही से में बोला। लाशें ऑक्सीजन पड़ी हुई वाले थी मैंने लोगों बोला। की, रामनवमी नहीं मिल रही थी उनको, और आप कह रहे हैं कि कितनी मौतें हुई, किसी की मौत नहीं हुई। तो अपने ही प्रदेश को देख लीजिए, वहां पे कुत्ते पहुंच गए थे लाशों के ऊपर, और आप ही का शासित उत्तर प्रदेश है। मैं गिनवाने रह गई ना तो सारी डिबेट सिर्फ इसी पे जाएगी। मैं फिर आपको चैलेंज करती हूँ, चलिए उन बेटियों के पास और उनको आश्वासन दीजिए कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जांच हो रही है और आपको न्याय मिलेगा। अगर ये सच है तो भाई जांच हो रही है, वादा क्या चलिए करना? चलिए ना, इतनी जांच सॉफ्ट कोर्ट क्यों के है लिए आपकी भेज सरकार? वो क्या है बृजभूषण ना, शरण सिंह बेटियों को बोलते एक नहीं। सेकंड, बृजभूषण शरण सिंह पर आपकी सरकार इतनी सॉफ्ट क्यों है? आपने सुना है उनका बयान? वो गुड टच बैड टच, ये बेटियां बैठी हैं छुआछूत लेकर, मजाक कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है इस देश की कानून व्यवस्था का। देखिए मैं तो कह रहा हूं ना, इस विषय पे दो जांच चल रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अलग चल रही है और कोर्ट के दिशा निर्देश में अलग चल रही है। जांच की प्रतीक्षा नहीं करनी मत, जिसमें जांच हो चुकी है उस पर चुप्पी। अच्छा सुनिए, उसमें तो गुड टच और बैड टच की बात कही गई, वहां तो बच्चियों को मार दिया गया, काट दिया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उस पर बोलिए। और वो आपकी सरकार ने स्वीकार किया है। कश्मीरी पंडित जो बैठे हुए 1 साल से रोज बोल रहे हैं कि हमारे को यहाँ से हटा दीजिए, हमारे को डेंजर है, कभी किसी टीचर को गोली मार दी जाती है, आप उनको एक कैंप में बंद कर देते हैं, अपनी भीख मांग रहे हैं अपनी जान के लिए कश्मीरी पंडित। तब तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं। 1 साल से जो बैठे हुए, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं हमें बचा लीजिए, हमें कश्मीर से हटा दीजिए, तब भी बताइए ना। राजकुमार भाटी जी, में इतना बुरे हालात हैं तो भाई बहना ऐसे जाके वो बर्फ खेल रहे थे वहां पे, इतने बुरे हालात हैं। तो कश्मीरी पंडित नहीं हो रहा है वहां बैठे, पे, कश्मीरी पंडित नहीं बैठे, श्रीनगर में हो रहा है, कश्मीरी पंडित अरे नहीं अपने बैठे, जमाने का आपको कश्मीरी याद पंडित होगा। नहीं बैठे। मैं कहता हूं, हम तो उनको वापस हर ले जा थोड़े रहे दिन हैं। में मौत नहीं हो आपके रही, जमाने में किसी की कश्मीरी हैसियत टीचर नहीं को थी, वहां बार-बार चला नहीं जाए, मारा जा झंडा रहा। फहराने नहीं जा चलिए, सकता था। ये बहुत अच्छा है, जैसे आपने 40 लाख का आंकड़ा भाटी आपने साहब, दिया, आपका कहना है कि कश्मीरी सोच देखिए, मोदी पंडित सरकार सुधांशु और जी, आपसे उम्मीद बीजेपी नहीं है। गदगद है, उनको लग रहा है 24 में भी वो आराम से जीतेंगे, विपक्षी दल कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या सीट शेयरिंग से लेकर कुछ ऐसा फॉर्मूला आप लोग सोच रहे हैं? किस मुद्दे पर आप लोग आश्वस्त हैं कि धराशायी कर देंगे बीजेपी को? हम भारतवर्ष की जनता के ऊपर आश्वस्त हैं। भारत की जनता जो निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी। लेकिन सुधांशु जी ने जो उपलब्धियां गिनवाई, सुधांशु जी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी इनकी सरकार की, जिस पर बहुत ढोल नगाड़े बजाए गए थे कि मास्टर स्ट्रोक है, नोटबंदी को बताना क्यों भूल गए? जानबूझ के छिपाते हैं उसे, क्योंकि उसमें शर्मिंदगी होती है कहने में। नोट जब 2000 का नोट लाया गया था तो तब भी इन्होंने ये दावा किया था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आज जब वो नोट बंद किया गया है तब भी यही कह रहे हैं कि काले धन पर स्ट्राइक की गई है। ना नोट लाते समय संसद से पूछा गया, देश से पूछा गया, ना बंद करते समय पूछा गया। ये जो तानाशाही पूर्ण लिए जाते हैं, इनके खिलाफ है विपक्ष की जो आवाज है, इस तानाशाही के खिलाफ है। आपने कहा जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, मैं इन तीनों पे कह देता हूं, ये केवल कहने के लिए हैं, मुहावरे हैं। ना तो जनधन का किसी आदमी को क्या फायदा हुआ, किसी देश के नागरिक को, अगर उसका एक बैंक में अकाउंट खुल गया, उसमें रुपया एक नहीं है, अब उस पर मिनिमम बैलेंस में उसके पैसे कट रहे हैं, उसका क्या फायदा किसी को हुआ? दूसरी बात आप कहते हैं उज्ज्वला, उज्ज्वला में जो पहला सिलेंडर दिया था वो खत्म हो गया, दूसरा सिलेंडर आपने इतना महंगा कर दिया, 1000 रुपए में सिलेंडर भरवाने की क्षमता ही नहीं है लोगों की, वो खाली पड़े हैं आपके। तीसरा आपने कहा इसका आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना का भी यही हाल है, लोग अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, कोई इलाज नहीं मिल रहा, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल रहा, सरकारी में नहीं मिल रहा, बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। किसान बीमा योजना का है, जो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, उसमें किसी किसान को क्लेम नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, मैं बहुत, आपने थोड़ा ही समय देंगे मुझे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कह देता हूं। आपने कहा कि पहली सरकारों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती थी। कल ही माननीय आजम खां के मामले में कोर्ट का फैसला आया है, शिकायतकर्ता ने कहा है मुझे डीएम ने धमकाकर मुझसे जबरदस्ती शिकायत करवाई, एफआईआर कराई। ये आपकी सरकारें कर रही हैं। आप विपक्ष के लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। फर्जी मुकदमे 2 महीने के अंदर 90 मुकदमे उनके खिलाफ किए गए, और काहे के मुकदमे, घास चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी। इतना अन्याय तो इस देश में कभी नहीं हुआ। बड़ा न्याय होता था जब आजम खान की भैंस चोरी हो जाती थी तो पुलिस ढूंढने के लिए जाती थी, उस जमाने में बड़ा न्याय होता था। और आपने एक बात और बोल दूं बस, आपने कहा क्या क्या छीना हमने, कुछ बताना आप भूल भी गए। आपने गैस सब्सिडी भी छीनी लोगों से, अब गैस का सिलेंडर कितना महंगा है। आपने बोलने का हक छीना है लोगों से, जो बोलता है उस खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं।
ईडी इनकम टैक्स भेज देते हैं। आपने न्याय का हक छीना है, वो जंतर मंतर कह रहा है। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है, आपने अभी सफाई दी। पॉक्सो में जांच की जरूरत नहीं होती, पहले अरेस्टिंग होती है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और जो बेटियां बैठी हैं वो कह रही हैं हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, और क्या जांच करोगे? सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये बचाने का पहला तरीका तो है। इनका वाक्य जहां से निकला समझ में आ गया, सबसे बड़ी चोट तो इनको नोट ने पहुंचाई, इसलिए सबसे पहले तो इनके मुंह से वो निकल गया। दूसरा, इन्होंने कहा अकाउंट खुल के मिला क्या? जनाब जानते क्या मिला? 48 करोड़ अकाउंट है, और आपको पता उसमें कितना पैसा है? 1,92,000 करोड़ रुपए। 90% से ऊपर फंक्शनल है। और सबसे बड़ा फायदा जानते क्या मिला? इसी संसद में खड़े होकर देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है, क्योंकि उसके पास खाता नहीं होता था। अब चलता तो था, अब चलता ही नहीं है। अब तो गरीब के लिए कुछ चल ही नहीं रहा। अब तो जो चलता है अडानी के लिए चलता है। टर्न पे बोलिए। राजीव गांधी जी ने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा था कि रुपया एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में घिस जाता है, तो वो घिसते घिसते हाथ में पहुंच जाता था, अब सीधे खाते में पहुंचता है। 1 रुपया चलता है, 100 का 100 पैसा गरीब के हाथ में पहुंचता है। इसीलिए गरीब को वास्तविक सशक्तिकरण मिला है। और हम ये आगे की बात कहना चाहें, जो आप कह रहे हैं कि बदलाव अगर नहीं हुआ, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज देश में पहली बार ऐसी स्थिति, मोबाइल हैंडसेट तो हम सब यूज करते हैं। हमारी सरकार आने से पहले हमारे यहां हम मोबाइल के सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि आबादी ज्यादा थी, और फैक्ट्री कितनी थी? 2। आज क्या है? सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर भी हैं। 97% मोबाइल जो लोग बोल रहे हैं वो भारत में बनते हैं। 240 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग की फैक्ट्री यहीं नोएडा में है। और एप्पल जो हाई एंड फोन माना जाता है, उसके 25% आईफोन 14 भारत से बनकर एक्सपोर्ट हुए हैं। 1 अरब रुपए के फोन हमने एक्सपोर्ट किए हैं। हमने इतना बदलाव लाया है, हमने विमान वाहक युद्धपोत अपना बनाया है, हमने आसमान में जो बोलता है उसको आप देश विरोधी साबित कर देते हैं। जो आपके खिलाफ बोलता है देश विरोधी साबित कर देते हैं आपकी एजेंसियां, पुलिस उसके पीछे लग जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बता दीजिए कि इनमें से किसी के पीछे पुलिस ना लगी हो। पहले बताइए। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह जी पे 2004 किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। अब सुनिए, और एक और बात बताऊं, आप जाके चेक करिएगा, मुलायम सिंह जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो अमर सिंह जी के बारे में बोल रहे थे कि अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल में चला जाता। किस ईयर की बात बोल रहे थे? 97 में। जनता दल की सरकार थी उस जमाने में। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, डीएमके से लेके जितने दलों तक आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, सब उससे पहले, वरना आप बता दीजिए कि साहब हमारी ये पार्टी ऐसी जिसके किसी नेता पे पहले कोई मुकदमा नहीं था और अब है। और एक और बात कह दूं, चलिए मुकदमे अपनी जगह, भारत के इतिहास की एक सच्चाई आपको पता है? जिन पार्टियों ने कहा हम गरीब गुरबा की राजनीति करते हैं, जिन्होंने कहा हम वंचितों शोषितों की राजनीति करते हैं, उन्हीं के नेता सबसे अमीर हैं। देखते देखते सबसे कम समय में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक वो नेता बने जिन्होंने कहा मैं गरीब की राजनीति करता हूं। तो ये भी बता दीजिए, इनकी पार्टी में एक ऐसे नेता थे गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपनी बाकायदा हलफनामे में लिखा कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति। अब आप ये बताइए, उसके बाद कह रहे हैं कि साहब ये तो आप 2013 में हो चुका था हमारी सरकार। आप बार बार गलत बयानी कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का केस, मुलायम सिंह यादव केस, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई केस नहीं था, केवल शिकायत की गई थी आय से अधिक संपत्ति की। सीबीआई ने जांच की, उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, दोबारा जांच बगैर केस के सीबीआई ने जांच कर दी। सीबीआई ने 3 बार जांच की और तीनों बार क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। कोई केस दर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, ये कह दिया। आपने सैमसंग का जिक्र किया, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी, उस सैमसंग को जमीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में ही दी गई थी। उसी समय उस कंपनी शुरू हुई थी। बाद में एक एक्सटेंशन भी हुआ जिसका उद्घाटन मोदी जी करके आए थे, लेकिन वो एक्सटेंशन है, शुरुआत उसकी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। अच्छा, मुलायम सिंह जी और जिस समय मोबाइल लेकर आ रहे थे, सुनो, जिस समय कांग्रेस सरकार मोबाइल और कंप्यूटर लेकर आ रही थी, आपके नेता बैलगाड़ी लेकर संसद पर प्रदर्शन कर रहे थे। आप इसके विरोध में थे, कंप्यूटर और मोबाइल। कांग्रेस सरकार जमाने में मोबाइल मत लीजिए। किस सरकार के जमाने की बात कर रहे हैं? राजीव गांधी की सरकार में वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर, राजीव गांधी जी के जमाने में मोबाइल था क्या? सर भैया जी भावनाओं में ज्यादा बोल गए। कंप्यूटर के खिलाफ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर गए। आप प्रगति के हमेशा विरोधी रहे हैं। दोनों ने गिन कर इतनी नाकामियां गिना दी है, आप एक साथ खड़े। वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो 9 साल में सिर्फ 9 सवाल, क्या हुआ राधिका जी? 9 साल में सिर्फ 9 सवाल, कमाल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सुनिए ना क्या हुआ। इसका मतलब सीधा हुआ कि 100 में से 91 नंबर इनको मिल गए। आप बताइए इसका जवाब क्या है? और हमें इनसे भी शिकायत है, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अभी बहुत सारी बातें, उपलब्धियां जो हैं अभी बहुत सारी रह गई।
जो ये न बताते तो टाइम ज्यादा लगता, आप इतना समय दोगे नहीं। हाँ। देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इस सरकार की कि भ्रष्टाचार पे चोट जारी है। ये नोटबंदी 2 जो है ना, ये नोटबंदी 1 का ही हिस्सा है। पहले 2000 का नोट लाओ, फिर 2000 का नोट बंद करो। 70 साल का भ्रष्टाचार कैसे रोकोगे, उसके लिए कार्यक्रम बनाओगे ना। कैसे बंद करें, कैसे बंद करें, कैसे बंद करें, ये उसी तैयारी का नतीजा है कि 80% भ्रष्टाचार कम हुआ है और उसमें डिजिटल इंडिया का भी बड़ा भारी रोल है। अभी इन्होंने कहा कि अकाउंट खोले, उससे फायदा क्या हुआ? अरे भाई, एक बटन दबाते हैं मोदी जी और 13 करोड़ किसानों को किस्त पहुंच जाती है। पहले पहुंचती थी क्या? ये उपलब्धियां नहीं है। ये उपलब्धियां ही नहीं है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग विद इन टाइम बन गई। ऐसा कभी हुआ पीछे? याद करिए 2009 से पहले कितनी सड़कें बना करती थी नेशनल हाईवे की, सब रुकी पड़ी है। हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, ये क्या हुआ? काम रुका हुआ। ये क्या है जी? काम रुका हुआ। आप कोई रुकी दिखती है आपको? आप चाहे चंडीगढ़ जाओ, चाहे जयपुर जाओ, चाहे बॉम्बे जाओ, चाहे कहीं जाओ। देखिए, सरकार चलाने का जो मादा मोदी जी ने दिखाया है, हमारे हिसाब से तो वो पहले कहीं नहीं देखा गया। उसका कोई तोड़ नहीं है और उसका कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए सबसे बड़ी उपलब्धि कि जनता के दिलों में राज करके 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार इन्होंने बनाई है और अब तीसरे की तैयारी है। पॉलिसी पैरालिसिस से टॉप 5 में देश आया। बड़ी उपलब्धि अपनी बता रहे हैं, दोनों ने गिनाया। आप जवाब दीजिए। आपने कहा 9 साल में सिर्फ 9 ही सवाल। अरे मोदी जी, एक प्रेस वार्ता तो कर ले, बिना प्री प्लान स्टेज मीडिया से अपने इंटरव्यू देने की जगह आए, ऐसी मीडिया और जनता के सवाल पूछे जाए और मोदी जी बिना खौफ के बोले। 9 साल में एक प्रेस वार्ता तो कर लेते। कितनी प्रेस वार्ता हुई? 0। क्यों डरते हैं मोदी जी इतना मीडिया के सवालों का जवाब देने से? अंजना जी, आपने कोई मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी? 9 साल में बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था शाह साहब जवाब देंगे। 2019 की जीत के बाद जवाब देंगे, साध्वी प्रज्ञा पर जवाब दीजिए। मुझे कहा गया था कि अध्यक्ष जी से पूछिए। फिर दूसरी बात, समाप्त हुआ था और रिजल्ट नहीं आया। दूसरी बार ये कहा था शाह साहब जवाब देंगे। एक बार भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो 9 सवाल का क्या छोड़िए, एक ही जवाब दे दे जो मीडिया पूछेगी और बेखौफ पूछेगी। दूसरी बात, आप यहाँ पे कहते हैं इन्होंने इतना कुछ कर दिया। बेखौफ तो है ना, काफी लोग हैं मीडिया में जो अभी भी बेखौफ है। सब नहीं है, सब नहीं है। और आप भी जानते हैं किस तरीके से मीडिया को दबाया भी जाता है, वो भी आप जानते हैं। जो बेखौफ है उनको आप जेल में भी डाल देते हैं, वो भी डराने के लिए। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि वो डरते नहीं है। अच्छा, अब एक और बात करते हैं। आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आपने तो लोकतंत्र की ऐसी हत्या करी कि संसद भवन जो बनाया, आपने देश की राष्ट्रपति महामहिम का अपमान कर दिया। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश में बेटी को सदन में लेकर आएंगे, 33% रिजर्वेशन देंगे। हमारे देश की पहली ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी जी, और उनसे आपने उनका हक छीन लिया कि वो पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे। क्यों भाई इतने इनसिक्योर है मोदी जी कि देश की प्रेसिडेंट से नहीं करने देंगे? नहीं, इस पर जवाब तो देना ही है। पहले दलित ये कह रहे हैं, ये नया संसद भवन, ये राष्ट्रपति भवन बगल में है। आपके मतलब की बात सुन लीजिए। जो हमारी प्रेसिडेंट होंगी, जैसे वो खिड़की से दुल्हन देख रही होती है ना, नीचे से बारात जा रही होगी, वो अपनी खिड़की से देख रही होगी कि यहाँ से जा रहे हैं मोदी जी बारात लेकर, उद्घाटन कर ले, लेकिन उनको न्योता तक नहीं है। शर्मिंदगी की बात है कि देश की फर्स्ट सिटीजन को न्योता नहीं है और वो वहाँ पे जाके जवाब दीजिए आप लोग। शर्म से झुक बोल लीजिए। जी ये बताइए, ये कहाँ लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर जरूर करेंगे? कहीं लिखा क्या? क्या मतलब है कि कहीं लिखा नहीं इसलिए नहीं करेंगे? अरे कैबिनेट के हेड है, पूरा सरकार चलाते हैं, वो नहीं करेंगे तो और लोग बैठे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जितने बाहर के लोगों से एनआरआई से क्यों बात करते हैं? ऐसे बनाइए जो मुद्दे चल सके, जो मुद्दे चिपक सके। राष्ट्रपति पे जवाब दीजिए। हाँ, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति जी के प्रति कितना सम्मान उमड़ रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपत्नी कहा और उस पर माफी मांगने की बजाय कहा मेरी जबान फिसल गई। अब सुनिए, इतना ही नहीं, सुनिए, उन्होंने यही बोला कि मैं गैर हिंदी भाषी था, मुझे पता नहीं था। हिंदी भाषी जबान नहीं फिसली, और गैर मैं हिंदी कहता हूँ, भाषी सुनिए, पत्नी का मैं मतलब देश की राजधानी से बोल रहा हूँ, भारत में कौन सी ऐसी भाषा जिसमें व्यक्ति को पत्नी शब्द का मतलब जानते होंगे। वो लड़के को लड़की बोल देते हैं, लड़की को लड़का बोल देते हैं, खुद ही बोल देते हैं मैं जाके आता हूँ। बंगाली महिलाएं भी कई बार बोल देती है मैं खाना खा के आता हूँ। मुझे दिखाइएगा बंगाली में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पत्नी शब्द नहीं पता? भाई इतना तो भोला मत समझिए लोगों को। अब आइए, इविल डिजाइन की बात कही महामहिम राष्ट्रपति के लिए। ये कह रही हैं आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति बनी और उसके पहले राष्ट्रपति भाषण का बहिष्कार किया। अब मैं टेक्निकल उत्तर देता हूं। देखिए,
संवैधानिक कार्य और समारोह दोनों में अंतर होता है। जैसे संसद का सत्र चलेगा वो राष्ट्रपति ही उसको आहूत करेंगी, राष्ट्रपति के ही निर्देश पे चलेगा, वो संवैधानिक कार्य है। परंतु ये संसद भवन का उद्घाटन एक समारोह है, ये उनके भवन का उद्घाटन है, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड यहां पे होती है वो संवैधानिक संविधान दिवस के ऊपर है। संविधान जिस दिन बना था तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति करता है। स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति नहीं आते क्योंकि वो समारोह है। कभी आपने क्यों नहीं कहा 15 अगस्त को राष्ट्रपति को बनाना चाहिए? क्यों? वो समारोह है और वह संवैधानिक कार्य। उसी प्रकार संसद भवन में प्रवेश एक समारोह है, इट्स अ सेरेमनी नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन में वो आप उसका जवाब देना चाह रहे थे। तो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं वाजपेयी जी, उन्होंने बड़ा मासूम सा सवाल पूछा, कहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? सचमुच ही आप इतने मासूम हैं? ये लिखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हमने जो लोकतंत्र का मॉडल लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन का संविधान तो सारा यहाँ लिखित है। वहां तो फिर तानाशाही हो गई होती, कहाँ लिखा वो तो बात बात पे कहते। ये परंपराओं से चलता है लोकतंत्र वाजपेयी जी, और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। कृपया ऐसे सवाल छोटा सा जवाब इन्होंने बहुत अच्छा पूछा। अरे इनके तो केटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ये कह चुके हैं कि राष्ट्रगान पे खड़ा होना कहाँ लिखा है, इसलिए नहीं खड़े हुए थे। कहाँ लिखा है? असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कहाँ लिखा है कि जनगण मन में खड़ा होना चाहिए, और फिर भी क्यों खड़ा होना चाहिए? मान्यवर, हर इसी ऐसे उदाहरण देंगे तो मैं आपकी प्रज्ञा ठाकुर को ले आऊंगा। वो कहती घर में छुरे पहना के रखो। एक आपके मंत्री कहते हैं गोली मारो, एक आपके सांसद दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं गोली मारो। नहीं कहा था मंत्री ने, कहा था देश के गद्दारों को जनता ने कहा गोली मारो। गोली मारो गोली मारो का नहीं, इस तरह के उदाहरण। मेरी पार्टी ने कुछ कहा हो, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पूरी तरह लोकतंत्र को, संविधान को मानती है, देशभक्त पार्टी है। ये कह रहे हैं राष्ट्रगान का सम्मान करती है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करती है। जब हमारे मंत्री ने सिर्फ ये कहा था देश के गद्दारों को, जनता ये कह सकती थी धक्का मारो, दंगा जनता कह सकती थी जूता मारो, परंतु उसने कहा गोली मारो। सुनिए जनता ही की नेता ने क्या कहा, सुनिए इनके नेता ने कहा, मुलायम सिंह जी ने, मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था कि मैंने 16 कार सेवक मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। आपने तो कहा इस तरह की भड़काऊ बातें आपको नहीं कहनी चाहिए, इससे शांति भंग होती है। इस तरह की अफवाह भड़काऊ बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। सदन के पटल पे दिया मुलायम सिंह जी का बयान है, जो किया था कानून और संविधान की रक्षा के लिए किया था। और सुनिए, कानून और संविधान की रक्षा के लिए आपकी सरकार ने राजस्थान में 73 गुजरों को संविधान की रक्षा गोलियों से भून दिया था 73 गुजरों को। सुनिए, आप उसके लिए माफी मांगेंगे? सुनिए मैं आपको बात बताता हूं, आप माफी मांगेंगे उसके लिए नहीं था। अगर 16 लोग, डेट बताइए जिस दिन गोली चली, उसकी भी हमें दुख है, उसका भी हमें। लेकिन जहाँ बलवा हो रहा हो, जहाँ उपद्रव हो रहा हो, सरकार क्या करेगी? देखती रहेगी, तमाशा देखेगी सरकार। कानून की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए मैं कहूंगा सब जाके चेक करिए। 30 अक्टूबर 1990 उस दिन गोली नहीं चली। अब मैं 1 मिनट में पूरी बात करूं। 30 अक्टूबर 1990 को गोली नहीं चली क्योंकि सरकार ने कहा कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन अखबारों में आ गई छत के ऊपर चढ़े हुए झंडा फहराए हुए कार सेवकों की तस्वीर। तो 2 नवंबर 1990 जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, कोई बलवा नहीं हो रहा था, शांति से सब बैठे थे, सर के ऊपर चला चला के गोली मारी गई। इसलिए 2 नवंबर को गोली चली है, 30 अक्टूबर को नहीं। जरा यहाँ पर वापस आते हैं 9 साल पे। उन्होंने दलील के साथ बताया कि कैसे सेरेमनी है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इवेंट होता है वो अलग होता है, इसलिए राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री से करें। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। राष्ट्रपति कौन होता है हमारे देश का? शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, है ना अंजना जी? ये आपने भी पढ़ा होगा बचपन से, अगर आपको पता नहीं, आप तो सांसद है, आपको पता ही होगा। जब नेशनल वॉर मेमोरियल यहीं पे है, बगल में ही है, उसका उद्घाटन किसने किया? तब भी आपको प्रेसिडेंट याद नहीं आए? तब के राष्ट्रपति भी, और राष्ट्रपति तो हमारे हमेशा से ही सुप्रीम कमांडर है, तब भी आपने उनके साथ अन्याय किया। क्यों भाई? वो तो आप करवा सकते थे, वहां पे भी आपने किया। और आप लोगों ने सबने देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मोदी जी जब देश के बच्चों से मिल रहे थे, देश के बच्चों से मिल रहे थे, गरीब बच्चों से। और मैं कहती हूँ, मोदी जी तो हमेशा बताते हैं कि वो चाय बेचते थे, वाडनगर स्टेशन या कहाँ पे मेरे को पता नहीं, वडनगर स्टेशन पे बेचते थे। उन्होंने गरीबी को बहुत पास से देखा है। तो जब गरीब बच्चे उनसे मिलना चाह रहे थे, उनके आगे नोकीली तारे लगा दी। फिर वही प्रधानमंत्री जी कुछ दिन बाद जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अभी का वीडियो है, आपको भी पता होगा, देख लीजिएगा। कौन गरीब बच्चे जो एसी टेंट में रह रहे थे? 1 मिनट, वो जो बच्चे उनसे मिलने आए हुए थे वो इसी टेंट में रह रहे थे। कौन से? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसानों की बात कर रही हैं ना? कुछ दिन पहले की वीडियो है, यहीं पे
प्रधानमंत्री बच्चों से मिल रहे थे, आपको आपने देखा होगा, आगे बड़े बड़े तारे लगा दी थी, प्रधानमंत्री जी मिल नहीं रहे थे, बता भी रहे वाजपेयी जी आपको। फिर प्रधानमंत्री जी, मैं वीडियो दिखा दूंगी अभी, तो 4 दिन बाद जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में एनआरआई के बच्चों से गले मिल मिल रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वही ऑस्ट्रेलिया जहां से वापस आते हैं, तो आज ही की रिपोर्ट है, कल भी अखबारों में आया है कि 8 हमारे स्टेट्स के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन लोगों ने मना कर दिया है कि इन प्रदेशों के बच्चों को हम यहाँ पे पढ़ने नहीं आने देंगे। और मैं पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि फिर आप कहेंगे ये भी आप हवा में बात करेंगे। विदेशों में पीएम मिलते हैं भारतीयों से, गुजरात, भारत में नहीं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बच्चों को विदेशों में भारतीयों से पीएम मिलते हैं, देश में क्यों नहीं जाते? वहाँ भाई लूट के आए, इतना पैसा खर्च करके जनता का, जब हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते। पहला तो मैं साइन करके आए एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ वहाँ पे, मैं जवाब दे रहा हूँ। बच्चे बैन हो गए। इन्होंने जहां से बात शुरू किया था, विदेश में भी बताता हूं और यहाँ पे भी, वॉर मेमोरियल की बात कही। इस देश में वॉर मेमोरियल हमारे आने के बाद बना, अन्यथा इससे पहले क्या बना था? जाके देखिए इंडिया गेट पे क्या लिखा है, उसमें लिखा है, उसके मानते थे ये लोग, जहां लिखा है बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज विजिटेड इन 1911 एंड इम्बोज द नेम ऑफ दोज सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के लिए जान देने वाले, ये हमारा वॉर मेमोरियल था आजादी के बाद 67 साल तक, और 20 साल तक तो किंग जॉर्ज की मूर्ति रही वहां के संसद के सामने। बात सुनिए आपने रिटर्न पे। और उसके बाद इसका नाम राजपथ था, किंग्स वे था, राजपथ कर दिया, भाव तो वही, अब कर्तव्य पथ हो गया, वहां पे मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो गई, और अब आ गया वॉर मेमोरियल आया रियल में। अब वो अंग्रेजों के जमाने के सबको श्रद्धांजलि नहीं देनी है, वॉर मेमोरियल पे जाकर श्रद्धांजलि दी जाती जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। अब दूसरी बात है, वो उद्घाटन राष्ट्रपति करे या पीएम करे, श्रेय तो आपकी सरकार को ही जाएगा। एक सेकंड मैम, श्रेय तो आपकी सरकार को ही जाएगा ना कि आप लोगों ने के कार्यकाल में ये बना। उसका भी बात जवाब दे, उन्होंने कहा बच्चों देखिए क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, और कई बार लोगों को लगता है कि वो डिस्टेंस पे रहने में उनके लिए देश के बच्चे खतरनाक है, एनआरआई के बच्चों से कोई खतरा नहीं है, जिस बच्चे से खतरा है, पर सिडनी में जो बच्चा है उससे खतरा नहीं है। आप यहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि सिडनी के प्रधानमंत्री? पूरा बात तो होने दीजिए, सब बोलिएगा, भावावेश में मत बोलिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे, अरे मैं जवाब देना चाहता हूँ, बच्चा खतरा है, एनआरआई का बच्चा खतरा नहीं है, ये कह रहे हैं, तो कल आप कहेंगे देश भी खतरा है। ये वो है जिन्होंने 50 साल शासन चलाया। सुनिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई, अब भाई क्या लगातार बोल रही हैं आप, मैं कह रहा हूँ जहां पे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है वहां पे एंट्री पास से होती है, सबकी सिक्योरिटी चेक हो चुकी होती है, यहाँ पे पब्लिक रहती है, और उसमें खतरा जानते क्या रहता है? जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो जो 2 दर्जन लोग मारे गए वो कौन थे? उनको मारने के लिए लोग नहीं आए थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी था कि वो डिस्टेंस बना के रखें, इसलिए बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं आपके 2 प्रधानमंत्री शहीद हो चुके हैं, और उसके बाद आप बचकानी बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, लाल किले के सामने जब बच्चे आते हैं चेकिंग के बाद तो पीएम उनसे मिलते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, सब मुद्दे बड़े बड़े हैं देश के सामने जिस पर लौटते हैं। जो 8 स्टेट्स मैंने गिनवाए हैं जिनके बच्चे अब नहीं जा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, आप क्या मेमोरेंडम साइन करके आए थे? कहां लिखवाए हैं, किसने लिखवाए हैं? देखिए ऑन रिकॉर्ड है, आपके चैनल ने भी ब्रेकिंग चलाई थी, अंजना जी दिखा दीजिए। राजकुमार भाटी जी एक सेकेंड, क्या विपक्ष सक्सेसफुली यानी सफलता पूर्वक बेरोजगारी, महंगाई आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, इन टॉपिक्स पर आगे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए बिहार इसका एकदम अंजाम है, जब बेरोजगारी से उन्होंने पूरे एजेंडे को शिफ्ट नहीं होने दिया और उनको फायदा मिला। कर्नाटक में 40% पे सीएम भ्रष्टाचार का मुद्दा टिक गया सीएम के माथे पर और ललाट से वो पोंछ नहीं पाए। आपको एक एजेंडा सोचकर चलना होगा ना, इधर से उधर भागते रहिएगा 10 मुद्दे यहाँ के, मोदी को फोटो क्यों खिंचवाना है, मोदी ये इनॉग्रेशन क्यों कर रहे हैं, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम रूठ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा ना। आपके पास आम आदमी से जुड़ा इश्यूज चाहिए। मुद्दा स्पष्ट है, लोकतंत्र की बहाली, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, उनकी आज़ादी, लोगों को बोलने की आज़ादी, और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यही प्रमुख मुद्दे हैं, देश का विकास। लेकिन एक बात मैं उस पर जरूर कह दूं, ऑस्ट्रेलिया बात पहुंच गई कि ऑस्ट्रेलिया से मोदी जी लौटे तो लौटने से पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया लोकतंत्र ऑस्ट्रेलिया से सीखो। ऑस्ट्रेलिया में पक्ष विपक्ष एक साथ हैं, और उनके आते ही ऑस्ट्रेलिया ने अपनी संसद में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है बीबीसी की, जो गुजरात दंगों पे है, इंडिया क्वेश्चन मोदी। तो क्या माननीय मोदी जी उनसे प्रेरणा लेके अपनी उसमें भी संसद में भी दिखाएंगे उस डॉक्यूमेंट्री को, अगर ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा है तो? पाटिल साहब की बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो इंडिया में हमने बैन की है, पूरे वर्ल्ड में बैन नहीं की है।
अभी तो यही कह रहा हूँ, जब आपने इंडिया में बैन कर रखी है और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कानून संसद की में दिखाई देखिए है, इस सरकार तो की एक ऑस्ट्रेलिया ये भी की आप उपलब्धि प्रशंसा है, कर रहे हैं। इस सरकार तो की उससे प्रेरणा ये लेके भी यहाँ भी उपलब्धि दिखा है दो उसे। कि ये सरकार कानून के हिसाब से चल रही है। माफ करना, वो बेटियां हमारी भी हैं जो बैठी हैं, वो हमारी बेटी से ज्यादा हैं बल्कि, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा। अंजना जी प्लीज नहीं, आप प्लीज वकील हैं। नहीं प्लीज आप वकील हैं, पॉक्सो लगने के बाद अरेस्ट Please, होता है कि नहीं one होता? हाँ second, या ना? one second. हाँ या ना? मैं हाँ या ना? बिल्कुल जवाब तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? यू हैव टू लिसन मी। सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर सेक्शन 41 का वायलेशन करेगा, 41 में क्या लिखा है कि आप किस अपराधी को अरेस्ट करेंगे, चाहे वो पॉक्सो का है, चाहे आईपीसी का है, चाहे ईडी का है, चाहे किसी भी लॉ का है। और 41 में क्या है कि अपराधी कहीं भाग तो नहीं रहा। क्या ये आदमी भागने वाला है? इंडिया छोड़ के भाग सकता है? दिल्ली बहुत छोड़ के महान भाग आदमी सकता है। एक सेकंड, आप ये नहीं, कह रहे हैं बहुत महान आदमी है। बातें कर रहे हैं आप। पूरा विश्वास अटपटी है बातें आपका। कर रहे हैं एकदम जिसके बात खिलाफ पहले का फिर फंसिएगा जिसके बिना खिलाफ मतलब की बात पॉक्सो एक्ट का मुकदमा है, पॉक्सो लगने उस के पे बाद तो आपका अरेस्ट पूरा होता विश्वास है। है। नहीं होगा, क्या नहीं बात होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अंजना जी आप भी पढ़िए, उसमें सेक्शन 41 को, गारंटी और लेते हैं उसमें कि क्या वो कहा, भागेगा नहीं? उसमें क्या कहा कि जो ऑफिसर उसको लागू नहीं करेगा उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल की इंक्वायरी होगी। और क्या कहा, एक सेकंड, जल्दी से। कि मजिस्ट्रेट अगर उसको नहीं अप्लाई करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वाजपेयी जी, एक सवाल का जवाब और दे, थोड़ा कानून हम भी जानते हैं। छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की सबसे पहली कार्रवाई होती है 164 के बयान दर्ज करना। इसमें 164 के बयान भी अभी तक नहीं हुए हैं। वो क्यों नहीं हुए? बयान हो चुके हैं, प्लीज। नहीं हुए। 164 के 7 लड़कियों के बयान हो चुके हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। वैसे ये तो वो हैं जी लड़कों से गलती हो जाया करती वाले। चलिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। पहले बार भाटी जी घिरे हैं, हाँ थोड़ा मन देखिए, मुस्कुरा के, हाँ हमारे नेता उस तो बोल मुद्दे पे गए। मैं जवाब दे सकता हूँ, उतना समय आप देंगे नहीं। नहीं मैं दूंगी। वो सवाल देखिए, सुनिए, वो बिल्कुल मुद्दा ये अब था कि justify कीजिएगा। समाजवादी पार्टी हाँ। और अन्य बहुत सी पार्टियां फांसी की सजा के खिलाफ रही हैं और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फांसी तो की सजा कह देंगे नहीं है। लड़कों से नहीं, गलती हो जाती उसमें है। माफ करने के लिए तो नहीं कहा फिर? था हाँ। कि इन्हें माफ कर दो, इनके खिलाफ मुकदमे मत करो, इन्हें जेल में मत डालो, इन्हें सजा मत दो। केवल हम फांसी के खिलाफ रहते हैं कि फांसी मत नहीं कीजिए होनी कोशिश, चाहिए। और उसमें मत बहुत कीजिए जस्टिफाई करने की नहीं, कोशिश। नहीं, अरे अंजना भाटी जी, जी देखिए, आपको लोग सम्मान करते हैं, मत कीजिए। क्या जो आप- गलत बोला वो गलत है और उसको गलत हर मैं तरीके कह से रहा हूं, उसको गलत जस्टिफाई नहीं करना परिप्रेक्ष्य चाहिए। में लिया अब जा रहा है। आखिरी फांसी के कमेंट्स, खिलाफ आखिरी है, दो मगर मिनट। मोदी जी की बोटी बोटी करने वालों के साथ है। नहीं, कतई साथ नहीं है। आखिरी दो मोदी जी कमेंट। देश के आखिरी दो प्रधानमंत्री कमेंट। हैं। आपकी पार्टी में थे मोदी उस जी समय। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी उनका पार्टी सम्मान की करते हैं। पार्टी कोई की बोटी बोटी इस काटने की एक बात साल क्या में हुई? ऐसा क्या करेंगे जिससे मोदी सरकार को आप लोग हटा सकें? जल्दी से दो लाइन। हम जनता के बीच जाएंगे, जा रहे हैं लगातार, जनता को मुद्दे समझाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, कौन जा जनता रहा को है? निर्भय अखिलेश जी कहाँ? पार्टियां, सारी पार्टी, अखिलेश जी रोज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अखिलेश जी रोजाना जा रहे हैं, आप देखिए, रोजाना निकल रहे हैं। राधिका जी, डबल इंजन की सरकार, आपका वोट मेरे को वोट होगा। मोदी जी ने जाके बड़ी बड़ी भव्य रैलियां करी, गुजरात में चलो जीत गए, हिमाचल में इसी डबल इंजन पे वोट मांगी थी, बाय बाय हो गया। कर्नाटक में अभी हाल ही में वहां पे तो इतना बड़ा पाप कर दिया कि बजरंग दल जो आईएसआई से अपना वो रखते हैं ताल्लुक, उनको बजरंग बली के बराबर रख के रख दिया। कंप्लीट करनी दीजिए। बिल्कुल, बजरंग दल का आईएसआई से ताल्लुक रखता है। मध्य प्रदेश की आपकी सरकार ने ही क्या एड्रेस किया था, याद दिला दूं, आप ही की सरकार थी, तो अपनी सरकार से पूछिए। बजरंग दल का साथ आपने बजरंग बली का साथ रखा, आपने बजरंग बली जी का अपमान किया। जवाब मिलना शुरू हो गया है। ट्रबल इंजन की सरकार का बाय बाय तय है, मुद्दों पे बात हो रही है। आप जितना देश को धर्म के नाम पे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, देश आपको उल्टा जवाब देगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई मुद्दा 9 साल में चिपक नहीं पाया, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है, नंबर 1। और नंबर 2, मोदी जी के सामने कौन? जनता सब देख रही है और इसीलिए 2024 में भी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपके पास 1 to 10 मोदी जी हैं तो फिर बाकी चीज तो कवर कर लेंगे। और इन्होंने कहा एक कोई भी मुद्दा चिपक नहीं पाया, मैं कहूंगा एक मुद्दा चिपक गया। जानते क्या हुआ? कांग्रेस में 2014 के बाद इफ्तार पार्टियां बंद हो गई। ममता जी चंडी पाठ करने लगी चुनावी सभा में, प्रियंका जी चुनावी सभा से देवी स्तुति करने लगी। चुनाव के समय अखिलेश जी को सपने भगवान दिखने लगे। केजरीवाल जी को गुजरात के चुनाव के समय नोट पे भगवान दिखने लगे। और कर्नाटक चुनाव में आपने पहली बार देखा कांग्रेस के लोग बजरंग बली की फोटो बना ले खड़े थे। इससे पहले कभी देखा? हिमाचल और कर्नाटक की हार कारण ये है, सुनिए सुधांशु जी, क्या ये डर है आप लोगों में कि हिंदुत्व को लेकर हम तो खुश हैं, फटीग आ जाएगा, इसके लिए राजनीति एक फटीग लोगों के मन में आ रहा है कि बार बार जब चुनाव आता है हिंदुत्व जय बजरंग बली जय भगवान, ये वो लोग डिलीवरी चाहते हैं। क्या ये आप लोगों को लग रहा है 2 चुनाव तो हो गए,
प्रभु राम है, मंदिर भी बन जाएगा, उसका भी उद्घाटन मोदी जी कर देंगे। लेकिन क्या ये डर है आप लोगों में कि कुछ नया सोचना पड़ेगा? एक फटीग है लोगों के मन में, कर्नाटक नतीजों ने ये बताया है सुधांशु जी। अब नया फिर बता दूं, हमने वो भी कुछ काम किए हैं मोदी जी ने जो दूसरे सोच ही नहीं पाए। जैसे सड़क मार्ग से परिवहन होता है, जल मार्ग से तो सोच ही नहीं पाए थे। 111 वाटरवेज कम्युनिकेशन के वो बन गए। और सुनिए, प्लीज सुनिए, और सोलर एनर्जी में हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लीडर बनेंगे, ये इन्होंने नहीं सोचा था। और सुनिए, एलईडी बल्ब हमने 37 करोड़ वितरित किए, जिसकी अमेरिका की कुल आबादी है। और सुनिए, इतना ही नहीं, हमने जानते क्या करके दिखाया जो आप सोच नहीं पाए थे। बताइए बताते हैं। हम नहीं सोच सकते। अरे सुनिए, भी चाय बन सकती है, आप ही सोच सकते हैं। 9 साल, ये भारत के इतिहास के पहले 9 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। अरे छोड़िए, और उसके बाद हमने क्या अटेंड किया वो हम बताते हैं। और आपने उनकी टीम को यहाँ नहीं रहा जा रहा है। बहन जी बोलने दीजिए। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं? ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ कोई। हर बार लव लेटर पे हो गया टाइम खत्म हो रहा है। सुनिए मेरी पूरी बात। अरे भाई देखिए, अरे पाकिस्तान का नाम आते ही किलमिला गई एकदम। बचाओ भाई, गजब है भाई, इतनी मोहब्बत किस बात की है? अब मैं बताता हूँ हमने क्या अटेंड किया। याद करिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसद का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है कि उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जी आए थे और उसके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ खड़े थे और उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। आर्मी चीफ के पांव कांपते हुए तो 1971 में भी नहीं दिखाई पड़े। हमने वो अटेंड किया है आज के जमाने में। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब ये शेर असली शेर नजर आने लगे हैं। अब ये बीजी बिल्ली वाले शेर नहीं है। इंडिया ने कौन शेर, कौन दो टुकड़े किए तब कुछ नहीं हुआ था। कौन शेर निकला, कौन सवा शेर और कौन ढेर हुआ, ये आप तय कीजिए। आज हमारी इस बहस में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए